ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का आज के इस रिवीजन सेशन में। एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड द रिवीजन सेशन फ्रॉम यस्टरडे। ओके, 2 दिन का ये क्लासेस होने वाली थी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। और कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 1 मैथ्स रिवीजन, जिसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली कवर किया हुआ था। ठीक है बेटा, तो आज इसी तरीके से हम लोग आगे करने वाले हैं, और आगे जो भी मैथमेटिक्स हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग अभी जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे मैथमेटिक्स में 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स हैं जो कि पीएटी के AG1 AG2 और AG3 ग्रुप के से जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको आते हैं। समांतर श्रेणी हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया, लघुगणक हो गया, है ना, उसके बाद सांख्यिकी हो गया और त्रिकोणमिति। ये 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स मिला करके यहाँ हम लोग चीज़ों को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। कल का जितना भी हमारा कंप्लीट लेक्चर था, कल का पूरा कंप्लीट लेक्चर हमारा बेटा बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर था। किसके ऊपर था? बेसिक मैथ। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? समांतर। जस्ट सेकंड, ओके, इसको अपन अच्छे से चेंज करके समांतर श्रेणी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ठीक है, समांतर श्रेणी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी के बाद में गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में फिर त्रिकोणमिति, लॉग और सांख्यिकी। तो आज हम लोग कंप्लीट पूरा लेक्चर आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी टाइम समय लगे हम लोग आज पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक समांतर श्रेणी से। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा, इसमें मैंने आप सभी को ये पढ़ाया भी था इन यूट्यूब, मैंने इसको डिस्कस भी किया था यूट्यूब में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि किसी श्रेणी को, किसी श्रेणी को क्या होता है, किसी श्रेणी को, किसी श्रेणी का समान अंतर का क्रम, समान अंतर का क्रम ही क्या होता है? समांतर क्रम। अब वो श्रेणी की बात करें तो वो समांतर श्रेणी में आता, समान अंतर होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, अगर मैं एक श्रेणी लिखता हूं, अगर मैं एक श्रेणी लिखता हूं, जैसे कि मैंने एक श्रेणी लिखा क्या, कि 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैंने एक क्या लिखा बेटा? श्रेणी लिखा। कहाँ से? 1 से 8 तक की मैंने एक क्या लिखा? श्रेणी लिखा। अब ये जो श्रेणी है, इनके मध्य में क्या है? समान अंतर में। तो समान अंतर में अगर कोई श्रेणी बढ़ रही है या समान अंतर में कोई श्रेणी क्या हो रही है? घट रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें भी अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, इसमें भी 1 है, यानी सभी में क्या है? 1 1 का अंतर है। तो क्या हो रहा है? ये समान अंतर में बढ़ रही है ना, तो इसका जो सर, इसमें क्या होगा? ये समान अंतर। तो समान अंतर, सभी में समान अंतर है, मतलब ये क्या है? एक समांतर श्रेणी। उसी प्रकार से ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये श्रेणी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से एक श्रेणी क्या होती है बेटा? घटती भी है। अगर समान अंतर से क्या हो रही? घट रही है, तो वो भी हमारी समांतर श्रेणी होगी। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक इस तरीके से घटती हुई श्रेणी भी हमारी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी होती है। क्योंकि इसमें भी अंतर देखेंगे अगर हम लोग, तो दो संख्याओं के मध्य का जो अंतर है, इस सभी में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। इसमें -1 हो रहा है, इसमें -1, इसमें -1। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है? सभी में क्या हो रहा है? -1 होते जा रहा है। तो अब -1 होते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? बढ़ते समय में भी समान अंतर दे रहा है और घटते समय में भी समान अंतर दे रहा है। तो ये हमारी कौन सी समांतर श्रेणी हो गई? ये हमारी कौन सी होती? समांतर श्रेणी होती। तो यानी समांतर श्रेणी क्या होती है? घटते क्रम में भी आगे बढ़ती है और बढ़ते क्रम में भी आगे बढ़ती है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से समांतर श्रेणी होता है। अब समांतर श्रेणी में ही मैंने आप सभी को बताया था कि मान लो मैंने एक श्रेणी लिखा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं और चीजें बताते जाता हूँ। मैंने मान लो एक श्रेणी लिखा, कौन सी? एक एक समान अंतर की मैंने श्रेणी लिखा। जैसे कि समान अंतर में एक श्रेणी लिखा मैंने, ये भी एक श्रेणी समान अंतर की हो सकती है कि पहला मैंने लिखा 2, पहला मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इस तरीके से मैंने एक श्रेणी लिखा, जिसमें मैंने एक श्रेणी बनाया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, है ना। मैंने एक श्रेणी लिखा। अब भाई ये समांतर है कि नहीं, सबसे पहले जानने के लिए मेरे को सभी के मध्य का अंतर, मतलब 4 में से 2 घटाऊंगा तो मेरा 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है।
दो का अंतर, तो हाँ भाई ये समांतर तो है, ये तो क्या है, समांतर तो है, मतलब सभी के मध्य में अंतर कितना है, दो दो का अंतर है, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी तो है। तो ये समांतर श्रेणी में, इसमें जो अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना पड़ता है। समांतर श्रेणी के जैसे ये जो पहला अंक होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का पहला पद, इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पहला पद बोलते हैं। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। समांतर श्रेणी में जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। और उसी प्रकार से जब समांतर श्रेणी जहां पर खत्म होती है, इसको और जो अंतिम अंक बचता है इसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, जिसको हम लोग दर्शाते हैं एल से, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी का एनवा पद, है ना, ए एन से भी दर्शाते हैं और एल से। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अभी बस आपको याद रखना कि एल से भी दर्शाते हैं और ए एन से भी दर्शाते हैं, आप लोग को पता था, है ना। तो यहाँ से समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से और समांतर श्रेणी के अंतिम पद को या तो ए एन से। ए एन का मतलब होता है एनवा पद, है ना, एनवा पद, और एल का मतलब होता है अंतिम पद, तो दोनों से दर्शाते हैं। उसी प्रकार जो दोनों के मध्य का अंतर है, दोनों के मध्य का मतलब ये दूसरी संख्या में से पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, हम लोग इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी में, इसको बोलते हैं बेटा सारवांतर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सारवांतर। तो समांतर श्रेणी में इसको क्या बोला जाता है, सारवांतर बोला जाता है, इसी को हम लोग सारवांतर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात करने बोला तो डायरेक्टली आप किसमें आ जाएंगे, डी में। तो डी क्या होता है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाने पर जो हमें अंक मिलता है, सारवांतर मतलब सभी में सेम अंतर होना चाहिए। जैसे मैंने निकाला कि 4 और 2 के मध्य में 2 का अंतर है, 6 और 4 के मध्य में 2 का अंतर है, 8 और 10 के मध्य में, 8 और 6 के, 10 के और 8 के, तो इस तरीके से जो मैं अंतर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समांतर पहचानना है कि है कि नहीं। समांतर पहचानने के लिए जो अंतर यहाँ पर लिखा होगा वही हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गया कि भाई ए किसको बोलते हैं और फिर एल किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, इस तरीके से। तो समांतर श्रेणी के लिए अब आपको यहाँ चीजें समझ में आ गई, तो यहाँ पर आप लिखिएगा समांतर श्रेणी का लिखने का क्रम, समांतर श्रेणी लिखने का क्रम जो स्टैंडर्ड तरीका है ना, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो कुछ इस तरीके से, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। तो समांतर श्रेणी को इस तरीके से लिखा जाता है। यू नो अबाउट द ऑफलाइन क्लासेस में मैंने इसको डिस्कस किया था। तो समांतर श्रेणी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब समांतर श्रेणी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसमें कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, है ना, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था ऑफलाइन सेंटर्स में। तो इसी में ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि भाई जो उसका व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का वो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो चलिए मैं इसको और डिस्कस करता हूँ इसमें चीजें। हाँ, इसमें अभी और चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने स्टैंडर्ड तरीका लिखा, तो मैं अभी आप सभी को बताया था कि जो ए है समांतर श्रेणी में, ए किसको बोलते हैं हम लोग, तो समांतर श्रेणी में हम लोग जो ए है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पहला पद। समांतर श्रेणी के में जो ए को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पहला पद। इसी को दूसरे इसमें अगर मैं आऊँ तो इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा पद। समांतर श्रेणी का क्या है, ये दूसरा पद हो जाएगा। इसी में जैसे ही मैं आगे बढ़ूँ तो इसको क्या बोलूंगा, समांतर श्रेणी का तीसरा पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्या बोल दूंगा, इसको तीसरा पद। उसी में और आगे बढ़ू तो इसको मैं बोल दूंगा समांतर श्रेणी का चौथा पद, है ना। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ये चौथा पद हो सकता है, ये फिर पांचवा पद हो सकता है, और इसी तरीके से समांतर श्रेणी बढ़ रही है एन तक, मतलब उसमें समांतर श्रेणी में कितने एन पद है, तो इसी को क्या बोल सकता हूँ मैं, समांतर श्रेणी का एनवा पद। इसको क्या बोल सकता हूँ, एन तक बढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी का एनवा पद है। समांतर श्रेणी का क्या है, एनवा पद है। तो एनवा पद को क्या लिखेंगे इसमें, एनवा पद को जो लिखने का तरीका होता है बेटा, आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है कि एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर समझिएगा कि पहला पद हम लोग जब यूज करें तो हम कोई संख्या को जोड़ नहीं रहे, जब हमने दूसरा पद यूज किया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक डी को जोड़ रहे हैं,
है ना। दूसरे पद में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक डी को जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम तीसरे पद में आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग केवल दो डी को जोड़ रहे हैं, है ना। और तीसरे पद में जा रहे हैं, मतलब चौथे पद में जा रहे हैं तो हम लोग तीन को जोड़ रहे हैं। पांचवें पद में जा रहे हैं तो चार को जोड़ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम लोग पदों को बढ़ाते जा रहे हैं तो हम लोग एक कम संख्या के डी को जोड़ते जा रहे हैं, है ना। जैसे हम पांचवें पद में जा रहे हैं तो फोर डी हो गया, छठवें में जा रहे हैं तो सिक्स डी। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो समांतर श्रेणी का कंप्लीटली आपका बेसिक्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें जिस तरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं उसका मैं कंप्लीटली इसके फॉर्मूले और सारी चीजें इसकी लिखवा देता हूँ। और इसमें से केवल 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, तो वो मैं अभी कवर करवा देता हूँ। तो यहाँ लिखिएगा समांतर श्रेणी में इंपॉर्टेंट फॉर द पीएटी एग्जाम, समांतर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण सूत्र, है ना। अभी तक मैंने बेसिक्स क्लियर कर दिया, क्योंकि क्या है, कोई किसी हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका बेसिक करेंगे और उसमें जितना टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आप लोग पैटर्न में देखेंगे एग्जाम, जैसे अभी 2 टेस्ट हो चुके हैं, 200 नंबर के 2 टेस्ट हमने अभी करवाए हैं क्लासेस में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर समांतर श्रेणी के आ रहे हैं तो आपको क्या लगेंगे, बनने लगेंगे। और बनने लगेंगे तो यही आप लोगों के लिए क्या है, बेनिफिट होने वाला है। हाँ। तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला आप सभी का क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा कि समांतर श्रेणी का एनवापद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो प्रश्न आता है आपका, समांतर श्रेणी का एनवा पद। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी का एनवा पद पूछे, जब भी आपको क्वेश्चन में समांतर श्रेणी का एनवा पद पूछेगा तो डायरेक्टली आपको इस सूत्र का यूज करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इस सूत्र के हेल्प से आप लोग किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र के हेल्प से आप लोग कोई भी आपको समांतर श्रेणी दी हुई है उसका आप लोग जो है एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक समांतर श्रेणी हम लोग ले रहे हैं, हाँ, तो इसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है, ए क्या है, इसका पहला पद है, और इसी में जो डी है बेटा, ये इसका क्या है, सर्वांतर। ए क्या है इसका, सर्वांतर। सर्वांतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको एनवा पद ज्ञात करना है तो आप लोग डायरेक्टली इस सूत्र को रख करके आप लोग जो डायरेक्टली इसका आंसर ले सकते हैं। अब समांतर श्रेणी के मैंने 3 लेक्चर और करवाया भी है ना। समांतर श्रेणी के 3 लेक्चर मैंने इसके, जब हमने यूट्यूब में मैंने 3 लेक्चर को डाला भी, उसके क्वेश्चंस भी करवाया, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, है ना। तो समांतर श्रेणी में पहला क्वेश्चन बनता है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, है ना। दूसरा इसी में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटा, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में एक आपको समांतर श्रेणी देगी, इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको कुल पदों की संख्या ज्ञात की करने बोलेगा तो देखिए, एक समांतर श्रेणी जैसे मैं ले लूं कि यहाँ मैंने लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, आगे बढ़ते करते 20 है, यहाँ पर क्या है 20 है। इसमें मैंने बोला कि इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है आपको। कुल पदों की संख्या इस समांतर श्रेणी में ज्ञात करना है। तो जैसे ही आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन बोला और इसमें आपको समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करने बोला, तो आप इसको डायरेक्टली ले लीजिए ए एन के बराबर। जो आपका अंतिम पद है उसको आप ले लेंगे ए एन के बराबर। ए एन बराबर क्या हो जाएगा इसमें 20, और इसी में आपको ए एन का सूत्र मालूम है। ए एन बराबर क्या होता है मैंने अभी बताया, ए एन बराबर इस सूत्र को आप लोग लगा लीजिए। तो 20 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे तो आपको कुल पदों की संख्या निकल जाएगी। अब यहाँ से आपको पता चल गया, ए भी पता चल गया, ए क्या है 2 है, डी क्या है, ये दोनों का अंतर, दूसरे और पहले का अंतर कितना 2, यहाँ पर आप 2 रखेंगे और एन का मान निकालेंगे तो एन का जो भी मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या यहाँ से निकाल पाएंगे। तो दूसरे नंबर के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। पहले नंबर में आपको एनवा पद ज्ञात करने बोलेगा, अगर कुल पदों की संख्या ज्ञात करने बोलेगा तो आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। इसे में फिर जैसे हम लोग आगे बढ़े तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना, है ना। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना, कि किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद कैसे ज्ञात किया जाए। तो एक समांतर श्रेणी दी हुई है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें आपको क्या दिया है, पहला पद दिया है। एक समांतर श्रेणी में आपको क्या दे देगा, पहला पद दे देगा, पहला पद दे देगा,
और क्या दे देगा, डी दे देगा, सर्वांतर दे देगा, है ना। कोई भी एक समांतर श्रेणी देगा, क्वेश्चन में आपको सर्वांतर दे दिया और आपको क्या दे दिया उसने, पहला पद दे दिया। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया उसने, पहला पद भी दे दिया और सर्वांतर भी दे दिया। आपको क्या निकालना है, अंतिम पद निकालना है। तो मैंने अभी बताया था कि अंतिम पद को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अंतिम पद जो होता है समांतर श्रेणी का, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए एन से करते हैं। या तो हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर हम लोग ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई समांतर श्रेणी का जैसे ही मैं एनवा पद की बात करता हूँ, तो समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है, या तो एल बराबर ए एन बराबर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना, तो मतलब तीनों क्वेश्चंस में आपके एक ही फॉर्मूले से काम चलने वाला है। जो भी आपके जो तीनों क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें केवल एक ही फॉर्मूले से आपका काम पूरा चल जाएगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जो आपका एनवा पद है, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द हियर, है ना। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से आप लोग समांतर श्रेणी का एनवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम पद भी ज्ञात कर सकते हैं, और फिर कुल पदों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बस ये तीनों फॉर्मूला, तीनों क्वेश्चन, तीनों टाइप के पैटर्न में एक ही टाइप का फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। इसी के आगे और लिखिएगा, समांतर श्रेणी में जो अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो अगला क्वेश्चन आता है वो होता है कि अगर मान लो यदि समांतर श्रेणी में है, यहाँ पर बोलता है कि अगर मान लो कोई पद है, समांतर श्रेणी में निम्नलिखित पद दिए हुए हैं, निम्नलिखित पद दिए हुए हैं। समांतर श्रेणी के 3 पद हो सकते हैं, 4 पद दिए हुए हैं, और इसमें बोला है तथा इनका योग ज्ञात कीजिए। तथा इन समांतर श्रेणी के नंबर्स ऑफ पद दिए हुए हैं और बोलता है कि इनका जो है आप योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात करना। तो जब भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो समांतर श्रेणी में आपको कभी बोल देता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, या बोल देगा समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। जस्ट प्रथम 3 पद की बात करता है, कभी बोलता है समांतर श्रेणी के 4 पद। तो जैसे ही आपको इनका निकालना रहता है, तो प्रथम 3 पद क्या मानना है आपको, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये आपके प्रथम 3 पद हो गया। उसी प्रकार से प्रथम 4 पद क्या होंगे, ए माइनस, अच्छा ए माइनस टू डी, फिर यहाँ पर लीजिएगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, जस्ट सेकेंड ना। हाँ, जब भी अगर आपको प्रथम 4 पद बोले समाधान, तो इस तरीके से लेना है, ए माइनस डी, ए प्लस, सॉरी ए माइनस टू डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस टू डी। तो इस तरीके से आप लोगों को मान लेना है। तो ये क्या हो गया, अगर समांतर श्रेणी के 3 पद बोला तो आपको डायरेक्टली पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद को डायरेक्टली जोड़ देना है। यहाँ से आपका ए का मान निकल जाएगा और डी का मान निकल जाएगा। जैसे ही ए और डी का मान निकला तो आप जो भी पद बोला है आपको निकाल लेना। इसमें फिर एनवा पद बोलता है आपको कि एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो आपने अगर पहले ए और डी का मान निकाल लिया, तो अभी सभी को जोड़ोगे तो डी से डी कट जाता है और चीज़ें निकल जाती है। उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या निकालना है, सभी को जोड़ना है, यहाँ से ए और डी का मान निकालना है। फिर जो ए और डी का मान निकल गया तो अब जो भी कंडीशन दी रहेगी वो भी अगर फाइंड करने बोलेगा तो आप लोग डायरेक्टली इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका कौन सा, चौथे नंबर का क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी में निम्नलिखित पद दिए, अगर समांतर 3 पद दिए तो इस तरीके से, समांतर श्रेणी के 4 पद बोला तो इस तरीके से, 5 पद बोला तो डायरेक्टली बस इसके बीच में ए आ जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं। उसी के बाद में अब आते हैं बेटा योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन। समांतर श्रेणी के जो कुछ होते हैं कि योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अगर बोल दिया आपको समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करना, छठवां समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी का जो योगफल ज्ञात करने के जो सूत्र होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। तो अब अलग अलग तरीके के मतलब कि अगर मान लो क्वेश्चन में अंतिम पद नहीं दिया हो, जब सबसे पहला जो आपका आता है इसमें कि अंतिम पद नहीं दिया है, जब अंतिम पद नहीं दिया हो, अंतिम पद नहीं दिया हो जब समांतर श्रेणी का योगफल, तब इस कंडीशन में जब हम योगफल फाइंड करते हैं तो योग होता है बेटा आपका
योग होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग जो है योगफल निकाल लेते हैं, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इसके हेल्प से हम लोग जो है इसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं, इसका हम लोग योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टू ए है, ये ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सर्वांतर है, एन अपॉन टू, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। उसी प्रकार से जब मान लो आपको क्वेश्चन में अंतिम पद दिया हुआ है, क्वेश्चन में अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया हो, जब आपको अगर योगफल निकालना है, समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, इसमें योग ज्ञात करना। जब अंतिम पद दिया है और समांतर श्रेणी का आपको बोला कि योग ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद दिया और योग ज्ञात करने बोला, तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, इस फॉर्मूले में एन अपॉन टू कर देना और यहाँ पर ए प्लस एल, इसके हेल्प से आप जो है योग निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, एन पदों का योग ज्ञात करना, एन पदों का योग, और ये भी क्या है, एन पदों का योग जब अंतिम पद दिया हो और जब अंतिम पद नहीं दिया हो। तो इस तरीके से हम लोग समांतर श्रेणी का क्या करते हैं, अंतिम पद योग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से वी कैन फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करने का सूत्र था। तो इस तरीके से 6वें नंबर का टाइप का क्वेश्चन बनता है आपको समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो अगला क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, हाँ, समांतर श्रेणी में जो आपका लास्ट टाइप बनता है कुछ इस तरीके से बनता है कि भाई आपको समांतर श्रेणी में कुछ पद दिए रहते हैं, है ना। समांतर श्रेणी के 3 पद दिए रहते हैं, समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हुए और मध्य का पद ज्ञात करने बोलता है आपको, क्या बोलता है कि बीच का पद ज्ञात करो। ज्ञात करना है, जैसे कि एक समांतर श्रेणी में आपको शुरू के दो तीन पद दिए, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इस तरीके से समीकरण एक दिया है, इसमें आपको ए का मान दिया रहता है, बी का मान दिया था, तो आपको जब बी निकालना रहता है तो बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बटे 2 होता है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, है ना। तो जो बी होता है ये क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2 का हमारा क्या वो होता है, चीजें होती है। तो भाई समांतर श्रेणी का जो मध्य का पद होता है वो अन्य पहले पद और तीसरे पद के योग के औसत के बराबर होता है, योग के औसत के बराबर होता है। ये हमारी यहाँ से टर्म थी। ठीक है, तो इस तरीके से समांतर श्रेणी में जो 3 पद दिए हुए हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में आपके इतने टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि समांतर श्रेणी में अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बोलेगा कि आप एनवा पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा आपको समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद बोलेगा अंतिम पद ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी में जो है निम्नलिखित पद दिए इनका योग ज्ञात करना, तो ये वाले फॉर्मूले से आप लोग जा सकते हैं। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, तो इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 पद दिए हैं और बीच का पद ज्ञात करने वाला, तो डायरेक्टली बी बराबर आप लोग ए प्लस सी बाई 2 से यहाँ से जा सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से जो है 1 बाय 1 चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था समांतर श्रेणी के कुछ चीजें जिनमें आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से सारे आपके क्वेश्चन बनने वाले। ठीक है बेटा, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, उसमें आप सभी को और मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर एक समांतर श्रेणी दी हुई है, अगर उसमें बोला बेटा कि पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो इसका जो एनवा पद होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, पी प्लस क्यू माइनस है ना। यहाँ पर अब कुछ नोट करके आप लोग लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, समांतर श्रेणी का पीवा पद जो है क्यू है और क्यूवा पद जो है यहाँ पर पी है, और तो आपको जब तो एनवा पद जब ज्ञात करने बोलेगा, एनवा पद जब इसमें क्या बोलेगा ज्ञात करो, तो एनवा पद जैसे ही ज्ञात करोगे तो डायरेक्टली इसके आपके आ जाएगी पी प्लस क्यू माइनस 1। डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसका जो एनवा पद होता है, समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो आपको जब समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने बोलेगा तो आप लोग को डायरेक्टली ऑप्शन में इसको टिक कर देना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी के बाद में और p प्लस क्यूवा पद अगर इसमें बोल दिया कि आपको ज्ञात करना है एनवा पद, तो बोल दिया, उसके बाद अगर बोल दिया कि p प्लस क्यूवा पद क्या होता है, तो p प्लस क्यूवा पद इसमें क्या होता है, p प्लस क्यूवा पद होता है बेटा इसमें 0 होता है। तो दो चीजें हो गई, आप हो गया एनवा पद
और एक हो गया क्या पी प्लस क्यू अपर। दोनों चीजें जब आपको ज्ञात करने बोला तो एक का मान होता है 0 और एक का मान होता है पी प्लस क्यू माइनस 1। तो दोनों चीजें आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगला और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है आपको, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर बोला कि यदि एक समांतर श्रेणी में पीवा पद 1/q है, पीवा पद क्या है 1/q है और क्यूवा पद 1/p है ना। पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद p 1/p। तो एनवा पद जब हम ज्ञात करेंगे, इसका जो एनवा पद होगा, तो एनवा पद जो है कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका अगर मैं एनवा पद ज्ञात करूँ तो एनवा पद होता है बेटा n/pq। एनवा पद क्या होता है n/pq। और इसी में अगर मैं ज्ञात करूँ पी क्यू पद, तो पी क्यू पद इसमें जो होता है बेटा वो बराबर होता है किसके, एक के। तो ये पी क्यू पद होता है एक के। तो यहाँ तक आपकी जो है समांतर श्रेणी की जो है कंप्लीट थ्योरी थी, थ्योरी, और हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ डिस्कस किया। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है डायरेक्टली चीजों को याद रखना, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर योगफल की बात करें कि पीवा पद क्यों ये दिया है इस तरीके से, तो इसका योगफल होता है बेटा डायरेक्टली 0, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट। तो समांतर श्रेणी में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, क्योंकि एज अ क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो समांतर श्रेणी में हम लोग इतनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा आप गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपकी जो भी सारी चीजें थी ये समांतर श्रेणी की थी। अब हम लोग जो बात करेंगे बेटा गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। अब जितने भी डिस्कशन होगा गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी में इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको बस क्वेश्चन लगाना है। अब डायरेक्टली जाकर के प्रीवियस ईयर में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वहां डाक के आप लोग देख सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पे रिपीट हुए, बट कॉन्सेप्ट याद है तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप लोग चीजें कर सकते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, है ना। गुणोत्तर गुणोत्तर देखिए समांतर और गुणोत्तर में अंतर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक। गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में अगर मैं अंतर की बात करूं, तो जैसे समांतर श्रेणी की हम लोग बात करें तो समांतर श्रेणी क्या हो रही थी, एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही थी। निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही थी, जोड़ के फॉर्म में या तो फिर घटाव के फॉर्म में, या तो जुड़ रही थी या तो घट रही थी। तो इसी प्रकार से जो गुणोत्तर श्रेणी है ये क्या होगी, गुणे के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। गुणे के फॉर्म में आगे बढ़ेगी और गुणे के भाग के फॉर्म में वापस होगी, है ना। या तो गुणे के फॉर्म में आगे बढ़ेगी या घटेगी तो वो भाग के फॉर्म में घटेगी। तो यानी किस तरीके की श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जो कि एक निश्चित संख्या से गुणा होने पर वो क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। जैसे कि अगर मान लो एक संख्या का जो पहला अंक है उसको मैं मान लू 1, गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला संख्या का अंक मान लू 1, और इसमें मैं 2 का गुणा करके लिखूँ तो इसको लिखूंगा मैं 2। तो भाई 1 को 2 बनाने में मैंने क्या किया दिया, गुणा कर दिया 2 का। और इसी क्रम में अगर मैं सभी में क्या करते जाऊँ, 2 का गुणा करते जाऊँ, है ना। 2 का फिर यहाँ आ जाएगा 4, फिर 4 में मैं 2 का गुणा कर दूं 8, 8 में 2 का गुणा कर दूं 16, 16 का गुणा कर दूं 32, 32 का गुणा कर दूं 64, और 64 का गुणा कर दूं 2 में, तो क्या हो जाएगा 128। तो इस क्रम में जो गुणा श्रेणी हमारे पास बन करके आ रही है कि एक निश्चित क्रम में मैं गुणा किसका कर रहा हूँ, 2 का, है ना। एक निश्चित संख्या का मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी निश्चित पदों में क्या करते जा रहा हूँ, गुणा करते जा रहा हूँ। तो यही क्या हो गई, मेरी गुणोत्तर श्रेणी हो जाती कि भाई पहले पद से दूसरे पद में जाने के लिए मैंने जिस संख्या का यहाँ पर गुणा किया, उसी पद में उसी तरीके से दूसरे पद से तीसरे पद में जाने के लिए मैंने उसी संख्या को गुणा। तो एक निश्चित संख्या का मैंने गुणा करते हुए उस श्रेणी को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो वो ऐसी जो श्रेणी होती है जो कि गुणे के फॉर्म में आगे बढ़ रही, कि भाई 1 का गुणा 2, 2 का गुणा 4, 4 का गुणा 8, सॉरी 4 का गुणा 8, 8 का गुणा 16, 16 का गुणा 32, इस तरीके से जो श्रेणी आगे बढ़ रही, इस वाली श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, मतलब गुणा के फॉर्म में। और ये श्रेणी ये तो बढ़ते क्रम में आएगी, और अगर मैं घटते क्रम में, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 128, तो 128 का भाग में आएगी। अब मान लो 2 का भाग होते जाएगा, तो 128 में भाग हो रहा है 64 का, अगर मैं घटते क्रम में लिखूँ तो 64 से क्या बनेगी 32, 32 से बनेगी 16, 16 से बनेगी 8, 8 से बनेगी 4, 4 से बनेगी 2, 2 से बनेगी फिर जो समथिंग जो भी आपका अंक आएगा, तो मतलब 2 और फिर 1 तक मैंने लिया था, है ना। तो 1 होगी। तो इस तरीके से ये बढ़ते क्रम में भी होती है और घटते क्रम में भी होती है। तो अब जैसे ही अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो रही है, इसमें भाग 2 हो रहा है,
इसमें भी क्या हो रहा है, भाग दो हो रहा है, इसमें भाग दो हो रहा है। इस तरीके से क्या है, चीजें होते जा रही। तो गुणोत्तर श्रेणी कुछ इस तरीके से होती जा रही है, इसमें भाग दो होते जा रहा है। मतलब कि एक निश्चित संख्या का गुणा भी हो रहा है और निश्चित संख्या का भाग। जब बढ़ रही है तो गुणा गुणा हो रहा है, और जब घट रही है तो क्या हो रहा है, निश्चित संख्या का भाग हो रहा है। तो इस तरीके की जो श्रेणी होती है उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसमें हमने बहुत डीप में डिस्कस किया था, कम से कम 10-15 दिन की क्लासेस गुणोत्तर श्रेणी में हुई थी हमारी, जब हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के एग्जांपल्स। अब इसमें वही तरीका कि इसका एक व्यापक रूप भी होता है। इसका एक व्यापक रूप होता है जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। है ना, ये गुणोत्तर श्रेणी। अब इसको गुणोत्तर श्रेणी का लिखने का जो एक क्रम होता है, गुणोत्तर श्रेणी को, तो गुणोत्तर श्रेणी को लिखने का एक व्यापक तरीका होता है जिसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ए कॉमा ए आर, कॉमा ए आर स्क्वायर, कॉमा ए आर का क्यूब, कॉमा ए आर के ऊपर 4 की घात, कॉमा ए आर के ऊपर 5 की घात। इस तरीके से श्रेणी को लिखते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ए आर की कॉमा एन तक, ए आर का कॉमा एन तक। तो इस गुणोत्तर श्रेणी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें जो आर होता है बेटा, ए का मतलब ए होता है आपका पहला पद, ए होता है आपका पहला पद। इसी में जो ए आर होता है ये आपका दूसरा पद होता है। इसमें दूसरा पद ए आर होता है, इसमें ये तीसरा पद होता है, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। तो जैसे जैसे हम लोग पदों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आर के ऊपर पावर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जैसे हम लोग एनवें पद में जाते हैं, तो एनवें पद में जैसे जाते हैं तो इसमें जो हो जाता है हमारा एक पावर कम हो जाएगी, है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद, गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद। तो जैसे भाई एनवा पद मतलब क्या, जैसे सभी में घातें कम हो रही, दूसरा पद हो गया, ये हो गया हमारा तीसरा पद, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चौथा पद, फिर इसी के आगे में ये हो गया हमारा पांचवा पद। इस तरीके से क्या है, पद पूरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, पद आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो डायरेक्टली ये जो टर्म आ रही है आपकी, ये क्या हो जाती है, एनवा पद हो जाता है। तो एनवा पद क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1। तो ये हमारा एनवा पद फॉर्म में आया। तो जैसे जैसे मैं पदों की संख्या को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो आप लोग एक चीज विजुअलाइज कर रहे होंगे कि भाई जैसे सर पदों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे ही इसकी घातें कम होती जा रही है। जैसे मैं पांचवा पद ले रहा हूँ तो 4 हो रही है, छठवां पद ले रहा हूँ तो 5 हो रही है। तो उसी प्रकार से मैं एनवा पद लूंगा तो n-1 नहीं होगी, क्लियर है ना। जैसे ही मैं एनवा पद लूंगा तो n-1 होगी, क्लियर। ऑब्वियस सी बात है भाई, n-1 हो जाएगी तो वो चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ए कॉमा ए माइनस ए आर, कॉमा ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर के ऊपर 4 की घात, ए आर के ऊपर 5 की घात। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ए आर के ऊपर n-1 की घात, ये आपके एनवा पद तक आती है। ये गुणोत्तर श्रेणी का एक क्रम होता है। अब आर क्या होता है, आर क्या होता है बेटा, जो दूसरी संख्या होती है श्रेणी की, दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, दूसरी संख्या बटे श्रेणी की पहली संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। और आर को ही क्या बोला जाता है, सार्वांतर। आर को ही क्या बोला जाता है, सार्वांतर बोला जाता है। सार्वांतर को हम लोग इसमें आर से दर्शाते हैं। और उसमें क्या बोलते थे, उसको सर्वानुपात बोलते थे। उसमें क्या बोलते थे, सर्वानुपात। समांतर श्रेणी में मैंने बताया था कि आपको सर्वानुपात, सर्वानुपात होता है। नहीं, इसमें सर्वांतर नहीं बोलते, इसमें सर्वानुपात बोलते हैं। जस्ट इसमें हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, सर्वानुपात, सर्वानुपात मतलब एक सेम अनुपात के क्रम में आगे बढ़ रही है ना। जैसे इसमें 2 का गुणा हो रहा है तो इसमें भाग 2 का हो रहा है, इसमें भाग 2-2 का होते जा रहा है, इसमें गुणा 2-2 का होते जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, श्रेणी आगे बढ़ते जा रही है ना। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से पूरी कंप्लीटली, जितना भी बेसिक्स था हमने गुणोत्तर श्रेणी का भी कंप्लीट किया। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में जो पहला क्वेश्चन आता है बेटा, गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला क्वेश्चन आता है वो बोलता है कि गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कर। गुणोत्तर श्रेणी का क्या बोलता है, एनवा पद ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दे देते हैं हम लोग, है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद का डायरेक्टली सूत्र होता है ए एन बराबर ए इंटू आर की पावर n-1, ए इंटू आर की पावर n-1। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली एनवा पद इसका ज्ञात कर सकते हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना है तो भी आपकी यही वाला सूत्र रखता है, ए एन बराबर ए आर n-1।
तो ये जो है आप ए एन बराबर क्या होता है इसमें फिर अंतिम पद, इसको डायरेक्ट जो अंतिम पद को बराबर में ले लो। तो अंतिम पद अगर आपने लिखा तो आप लोग अंतिम पद की हेल्प से फिर यही वाला फॉर्मूला लिखा के जो है कुल पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में अगर आपको बोला कि कुल पदों की संख्या दे, है ना, पहला पद दे दिया है और अंतिम पद दे दिया है, पहला पद और अंतिम पद दे दिया है, और साथ में डी भी दे दिया, सर्वांतर भी दे दिया, और बोला कि अंतिम पद मतलब पदों की कुल पदों की संख्या। तो डायरेक्टली आपको बस ये फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू को, और यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्टली आंसर। ओके बेटा, तो गुणोत्तर श्रेणी में ये चीज होती है। फिर अगर अंतिम पद बोला तो अंतिम पद के लिए फिर वही वही चीज है कि ए एन बोलते हैं या एल बोलते हैं, सर इसको भी बराबर कर दो ए आर एन माइनस वन। इसको समीकरण 3 में मान रख दो किसका, यहाँ पर आपको पहला पद ए का मान दे दिएगा, पहला पद ए का मान दिया रहेगा, है ना। इसी में आपको दूसरा क्या दिया रहेगा, सर्वानुपात डी का मान दिया रहेगा, ए का मान दिया है, डी का मान दिया रहेगा, और इसी में फिर अलग अलग टाइप की चीजें आपको जो भी चीजें दी रहेगी, है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका अंतिम पद निकाल सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीजें थी कि वैसे गुणोत्तर श्रेणी में आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बोला गया तो डायरेक्टली आप ए आर की पावर एन माइनस वन से nवां पद ज्ञात कर लीजिएगा। दूसरा बोल दिया कि गुणोत्तर श्रेणी में अगर अंतिम पद मतलब कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो और कुल पदों की संख्या में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अंतिम पद दिया होना चाहिए। अंतिम पद दिया रहेगा तो आप लोग फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके अंतिम पद की तो कुल पदों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लो अंतिम पद निकालने बोला और पहला पद दिया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से जो है चीजें कर सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद में दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना। गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करना। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, जैसे गुणोत्तर श्रेणी में अगर बोला आपको, गुणोत्तर श्रेणी को जीपी बोलते हैं, जीपी में एन पदों का योग। तो भाई गुणोत्तर श्रेणी में जो एन पदों का योग ज्ञात करते हैं तो इसके लिए अलग अलग दो टाइप की कंडीशंस दी रहती है ना। जैसे कि समांतर श्रेणी में मैंने बताया था कि दो कंडीशन की, अगर अंतिम पद दिया हो जबकि कंडीशन, और अंतिम पद नहीं दिया जबकि कंडीशन। तो जीपी में भी भाई दो टाइप की कंडीशन होती है। अगर इसमें जो आर आता है, हमारा जो आर है, आर क्या है, सर्वानुपात। सर्वानुपात मतलब दूसरे में पहले का भाग दो तो ये आर निकलता। आर जो है अगर छोट बड़ा है किससे, एक से, जब हमारा आर बड़ा है एक से, तो समांतर श्रेणी का जो योगफल निकलेगा एस एन बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू आर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द योगफल ऑफ जीपी। जीपी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। कि जब आर निकालना है आपको, आर जो है अगर एक से छोटा हो तो इसका योगफल कुछ इस तरीके से निकलेगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। इस फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। दूसरा, अगर आपका आर जो है छोटा है किससे, एक से, आर क्या है छोटा है एक से, तो आप लोग का एस एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो किस इस तरीके से, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग जो दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आर बड़ा है एक से और आर जब छोटा है एक से, तो ये वाले फॉर्मूले लगा करके आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो योगफल निकालने के लिए भी आपको डायरेक्टली टर्म्स दी रहती है। अब इसमें जो बस आपको मालूम है, ए बराबर क्या होता है, पहला पद होता है, आर बराबर सर्वानुपात होता है, एन बराबर कंडीशंस होती है, ठीक है। उसी प्रकार से ये होता है ए वन माइनस आर एन वन माइनस आर। तो इस तरीके से आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कि समांतर श्रेणी में जब एन पदों का योग ज्ञात करें, जब सॉरी गुणोत्तर श्रेणी में जब एन पदों का योग ज्ञात करें जब, अब गुणोत्तर श्रेणी में ही अनंत पदों का योग ज्ञात करने की भी कंडीशंस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। अनंत पदों का योग ज्ञात करना, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात। अब अनंत पदों में भी अलग अलग कंडीशन होती है कि आर अगर बड़ा हो तो क्या फॉर्मूला होगा, आर अगर छोटा हो तो क्या फॉर्मूला होगा। तो अगला लिखेंगे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग।
जब हमारा आर क्या हो, बड़ा हो एक से। जब आर बड़ा हो एक से तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है योग का, एस एन बराबर होता है ए अपॉन आर माइनस वन। ये हमारा पहला सूत्र होता है योगफल ज्ञात करने का। उसी प्रकार से एस एन बराबर ए अपॉन वन माइनस आर, ये आपका क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है किसका, गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात करने का। ठीक है, तो अगर आर क्या हो, छोटा हो एक से, आर क्या हो, छोटा हो एक से, और आर क्या हो, बड़ा हो एक, तो अब अनंत पदों का योग, कि भाई गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पद दिए हैं, उसका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले के हेल्प से आप अनंत पदों का योगफल पे ज्ञात कर सकते हैं ना, कि कई कई क्वेश्चंस में यानी डैश 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 के फॉर्म में दिया रहता है और अनंत उसमें बोल देता है कि अनंत पद है। तो जब पदों की संख्या नहीं दी है तो अनंत पद मान लो, और उसमें जब आपको क्या बोल दिया कि अनंत पदों की संख्या के हेल्प से आपको क्या निकालना, इनका योग निकालना, तो एस एन बराबर ए अपॉन आर माइनस वन से आप लोग पहला निकाल सकते हैं, एस एन बराबर ए अपॉन वन माइनस आर से आप लोग दूसरा पद निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से यू कैन। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुणोत्तर श्रेणी में, कि अगर आपको जीपी में जीपी में क्या दिया हो, तीन पद दिए हैं, प्रथम तीन पद दिए ए बी और सी दिए, क्या है, तब की जो कंडीशन होगी, ए बी सी दिए हैं, तो इसमें जो कंडीशन होगी, तो जो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है इसमें, ए सी के बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें बी कैलकुलेट करूँ तो अंडर रूट ऑफ ए सी होता है। ठीक है, तो इसमें समीकरण नहीं किए, तो बी बराबर करनी ए इंटू सी के ये बराबर होते हैं, है ना। तो इसमें ये दूसरा पद गुणोत्तर श्रेणी का क्या होता है, दूसरा पद। ठीक है, ये होता है पहला पद, और ये क्या होता है, तीसरा पद, है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी में पहला, तीसरा और ये भी, जब भी आपको अगर दूसरा पद ज्ञात करने बोला, तीन संख्याएं दे दी और बोलेगा इसके दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बी बराबर ए सी होता है, और बी बराबर क्या होता है, करनी ए सी, और बी में आप करनी ए सी के फॉर्म से आप जो भी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में आपके इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी के सारे कंसेप्ट आप सभी के यहाँ से खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और होंगे, देख लेते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी में जो आर होता है बेटा, ये आर जो हमेशा होता है, ये प्लस वन से माइनस वन के बीच होता है। हाँ, तो आर जो होता है ये प्लस वन से माइनस वन के बीच होता है गुणोत्तर श्रेणी में, ये आपको ये भी चीज यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग जो है वन बाय वन सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी का चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर गुणोत्तर श्रेणी का हमको क्या निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी एक्चुअली होती क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो सारी टर्म्स होती है, गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूले होते हैं, ये आपके हमने देखा, बताया इसके बारे में। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का अगर योग ज्ञात करने बोला, तो ये फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग अनंत पदों को एस एन बराबर ए अपॉन आर माइनस वन, एस एन बराबर ए अपॉन वन माइनस आर, इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तीन पद दिए हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी करके बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए सी कर दो, तो बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी करके आप लोग जो है चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ से चीज़ें। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले, वन बाय वन चीज़ें करेंगे, सारे इसके फॉर्मूले देख लेंगे, और वन बाय वन ट्रिग्नोमेट्री को भी कंप्लीट करते हुए अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का फॉर द एमबीपीएड एग्जामिनेशन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं बनते हैं इस टॉपिक से, इस टॉपिक से जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए एक स्टार्ट करते हैं। तो आपका समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के हमने जितने भी मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट कर लिए। हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति, इसी को बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि तीन
भुजाएं और तीन अनुपात, तीन भुजाएं और तीन अनुपात का जहां पर अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जहां पर हम्म, कोण और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसी को त्रिकोणोमेट्री कहते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के लिए आप लोग को डीप में क्लासेस करना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें डायरेक्टली चीजें करते हैं। जैसे कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट डालिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अभी जैसे बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, ऑफलाइन में हम लोग अभी टेस्ट इनके कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ऑफलाइन में जैसे कि बहुत सारे हिंदी वर्ड्स यूज होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारे जैसे 6 टाइप के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जैसे होता है एक वाला साइन थीटा, दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा हमारा होता है टेन थीटा। इसी प्रकार से अगला होता है हमारा कॉट थीटा, सेक थीटा, और अगला होता है बेटा कॉसेक थीटा, है ना। तो हमारे क्या होते हैं 6 तरीके की क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं बेटा ज्या, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं ज्या हिंदी में। कॉस थीटा को बोला जाता है कोस ज्या। ये क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को डायरेक्टली इसमें से आते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या है कोस ज्या, फिर टेन थीटा बराबर होता है आपका स्पर्श ज्या, टेन थीटा बराबर आपको होता है स्पर्श ज्या, ठीक है। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर आपका इसमें होता है, कॉट थीटा बराबर होता है को स्पर्श ज्या, ठीक है। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर आपका होता है व्यू कोज्या, और कॉसेक थीटा बराबर आपका इसमें होता है बेटा व्यूजा, है ना। तो ये इस तरीके से सारे इसके रेशियोज होते हैं, जिसमें आप सभी को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट याद है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होना कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं जिया बोलते हैं, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट होता है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसके हिंदी नाम आप लोग को याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग को डायरेक्टली हिंदी में पूछा जाता है इस ज्या बराबर ये दिया है कॉस बराबर। तो आज बच्चे हमारे यहाँ कंफ्यूज में हो गए थे, सर बोले ज्या क्या होता है, इस पर ज्या क्या होता है, क्वेश्चन नहीं बना पाते, क्योंकि क्या होता है टर्मिनोलॉजी पता नहीं होता ना। कई भी कोचिंग्स में बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे नो अबाउट द थिंग्स, है ना, ये सारी चीजें उनको जानना पड़ेगा। तो यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में अलग अलग तरीके से फिर इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के चीजें होती है ना। तो इसमें तो त्रिकोणमितीय अनुपात में अब यहाँ पर मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बताता हूँ, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के अनुसार हम लोग इसको बोलते हैं बेटा इसमें आधार। समकोण त्रिभुज के समय आधार होता है, ये होता है हमारा लंब, होता है कर्ण। तो यहाँ पर आपको सारी चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग जब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन थीटा हमारा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये हमारा होता है क्या साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा में आ जाओ तो ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण, नहीं साइन थीटा पता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर हमारा होता है जस्ट सेकंड, ओके। यहाँ पर हेडिंग डाली गई कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, इसी के बाद में होता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, इसके बाद में होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है। इसी के बाद में होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब, पांचवा होता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा बराबर आता है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी के बाद में आपका छठवें नंबर का जो होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर आपका आता है कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से वन बाय वन सारी चीजें होती है, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार,
और कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से 1/1 हमारे क्या होते हैं, ये सारे रेशियो होते हैं। और इसी प्रकार से जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारा हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। जो हमारा समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये समकोण त्रिभुज है, इसके लिए पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है और इसके जो रेशियोज होते हैं आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये सारी चीजें याद रखना है। उसी के बाद में कुछ इनमें संबंध होते हैं, इनमें कुछ संबंध होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो साइन थीटा बराबर होता है ये 1/cosec थीटा के बराबर होता है। ये 1/cosec थीटा के बराबर होता है। इसी में फिर जो cos थीटा होता है ये 1/sec थीटा के बराबर होता है। फिर इसी में tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। फिर इसी में जैसे कि आप कॉसेक निकालो तो कॉसेक क्या होता है, 1/sin हो जाता है ना। जब आप इन्हीं को उल्टा कर दोगे तो इन्हीं को उल्टा करने पर फिर चीजें बनती 1 क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है आपका 1/sin। उसके बाद में होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos। और यहीं से अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका 1/10। तो ये चीजें अलग अलग यहाँ से होती है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर भी ये, और ये इस तरीके के रेशियो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले ये रेशियो याद रखना है, फिर पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये रिलेशंस पता होने की साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। क्योंकि डायरेक्टली त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन होते हैं, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके फॉर्मूले से बनते हैं। यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट कि त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली इनके फॉर्मूले से ही पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला याद है तो यू कैन कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक थिंग्स। ओके, तो यहाँ से आपका 1/tan थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद 90 द्वारा अनुपातों में परिवर्तन, 90 द्वारा अनुपातों में परिवर्तन भी आपको याद रखना। अगला लिखिएगा 90 डिग्री के द्वारा अनुपात में परिवर्तन। तो 90 डिग्री के द्वारा जो अनुपात में परिवर्तन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं बताऊँ साइन थीटा, अगर मैं किसी ने बोला कि साइन जीरो किसके बराबर होता है, तो जो साइन जीरो का मान होता है बेटा, अभी मैं पूरे मान लिखा हूँ, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है ये कॉस 90 डिग्री के मान की क्या होता है, बराबर होता है। तो साइन 0 का मान कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। उसी के बाद में कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 60 के बराबर में होता है। ठीक है, इसी के बाद में कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 1/1 ये तीन चीजें हो गई। इसी के बाद में कॉसेक 45 का जो मान होता है वो सेक 45 के बराबर होता है। कॉसेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो सेक 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो 5वां नंबर कॉट 35 का जो मान होता है वो टेन 35 के मान के बराबर होता है। सॉरी, कॉस 45 का जो मान होता है वो टेन 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो अभी मैं जो टेबल बनवाऊंगा तो टेबल में आप सभी को इसको बता दूंगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और सारी चीज़ें कैसे 1/1 की जाती है। तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सर्व समीकरण भी होती है, वो सर्व समीकरणों को भी हम लोग अब 1/1 देख लेते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, तो सबसे पहले सर्व समीकरण जो आपकी वर्ल्ड फेमस सर्व समीकरण है वो होती है कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसी में अगर इसमें फिर दो टाइप की सर्व समीकरण और बनती है कि अगर इसमें बोल दिया कि आपको साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, और इसी में अगर मैं बोलूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो मान होते हैं।
ठीक है, ये दो मान होते हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मान होता है। इसमें दूसरी सरल समीकरण बनती है आप सभी की, वो आप लोगों को याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। फिर इसमें दोनों चीजें बनेगी, एक क्या बनती है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो इसमें अगर मैं बोलूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालो, तो टेन स्क्वायर थीटा निकलता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसी में अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि सेक स्क्वायर, हाँ ये तो, और क्या होता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 के बराबर। तो ये दो चीजें आपकी फिर यहाँ से और बन गई। ठीक है, इसमें भी थर्ड चीज आती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से दो फॉर्मूले, वही सारी चीजें कंडीशन। तो देखिए बार बार चीजें वही चलते रहती है कि अगर मान लो इसमें मैंने निकाल लिया कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिया, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1। दूसरा क्या आता है कि अगर मैं किसी ने बोल दिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या, इसका मान भी कितना होता है 1। तो चीजें आपको यहाँ से वन बाय वन क्या करना है, याद रखना है। वन बाय वन सारी चीजों को क्या करते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, वन बाय वन आप लोगों को सारी चीज़ों को यहाँ पर याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है। ठीक है, फिर इसमें और कुछ आगे सर्वसमीका है, उनको भी आपको क्या याद रखना, याद रखना। ठीक है, तो ये आपके पूरे फॉर्मूले। ठीक है, इसके बाद में और कुछ फॉर्मूले हैं, तो बस वन बाय वन आपको पूरे फॉर्मूले ही याद रखना है। इसमें क्वेश्चन नहीं भी लगा और फॉर्मूले पढ़ के चल जाओगे तो आप लोग इसमें त्रिकोणमिति में नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर बोल दिया किसी ने कि साइन के ऊपर 4 थीटा दिया प्लस कॉस के ऊपर दिया 4 थीटा बराबर क्या होता है, तो इसमें होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी में अगर 6 की पावर आ जाए, इसी में अगर 6 की पावर आ जाएगी, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर क्या, तो इसमें अगर 6 की पावर आ जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसमें अगली चीज आ जाती है क्या, साइन थीटा माइनस टेन थीटा। साइन थीटा माइनस अगर टेन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसमें क्या होती है, ये अगर मान लो पी है तब एक कंडीशन बनती है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन पी। ठीक है, उसी प्रकार से एक होता है बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर ये दे दिया पी के बराबर, ये दे दिया क्या आपके पी के बराबर, तो जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर जो होता है ये आपका होता है 1 अपॉन पी के बराबर में आ जाता है ना। तो ये चीजें यहाँ से वन बाय वन आपकी पूरी बनती गई। अगर 4 की पावर है तो ये होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 6 की पावर है तो 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन थीटा माइनस टेन थीटा है तो अगर पी दिया हुआ तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा नहीं हो तो 1 अपॉन पी होता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर पी दिया है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी। तो माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो चीजें आपकी वहां पर चेंज होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगली जो चीजें आएगी ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें अब आपके टेबल बनेगी। तो यहाँ पर आपको पूरी चीजें लिख लेना है टेबल के लिए। यहाँ आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। इसकी अब क्या बनेगी, टेबल बनेगी। यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 1/1 आपको सारे रेशियोज पता होने चाहिए। तो साइन जीरो की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, चलो एक एक यहाँ से भी लाइन खींच लो आपको पूरी। एक, दो, तीन, चार, ठीक है, ये आपकी क्या टेबल बनी। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा 0 होती है। अगर मेरे को बोलते साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी प्रकार से कॉस में अगर वैल्यू निकाले तो कॉस ना 0 डिग्री की 1, कॉस 60 की, सॉरी कॉस 30 डिग्री की 3/2, 1/√2, इसमें होती है 1/2 और इसमें होती है मेरी 0। ठीक है, तो इस तरीके से दो चीज़ हो गई। फिर टेन में अगर मैं वैल्यूज निकालूँ तो टेन की यहाँ पर आती है 0, 1/√3, 1√3 और यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनिटी, है ना। फिर यहाँ से अगर कॉट की वैल्यू निकलो, कॉट 0 का मान होता है इन्फिनिटी। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है √3, फिर 1, फिर 1/√3 और यहाँ पर क्या आता है 0। इस तरीके से फिर ये वैल्यूज होती है। फिर और आगे बढ़े तो सेक थीटा में सेक 0 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 45 का मान होता है इसमें √2, सेक 60 का मान होता है बेटा 2 और सेक 90 का मान होता है इन्फिनिटी। उसी प्रकार से कॉसेक की जब बात करें तो कॉसेक में इन्फिनिटी होता है, 2 होता है, √2, 2/√3 और यहाँ पर आता है 1। तो इस तरीके से हम लोग 1/1 सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो साइन कॉस टैन थीटा में जब इसका टेबल बनाते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, इसमें चीज़ें भी याद, क्योंकि 1/1 सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी के बाद में फिर आपको कुछ डायरेक्ट चतुर्थांश वाले जो क्वेश्चन, तो मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करते हुए डायरेक्टली इसका वो लिखा देता हूँ, है ना। ज़्यादा चीज़ें लिखाने से अच्छा है मैं डायरेक्टली 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी। तो जब भी चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थांश मैंने क्लासेस में बताया था कि एक चतुर्थांश होता है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, है ना। तो ये चार चतुर्थांश होते हैं। ये पहला जिसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का होता है। ये 90 डिग्री से 180 डिग्री का होता है, 180 से 270 डिग्री का होता है और 270 से 360 का होता है। जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव होने की जो कंडीशन होती है वो आती है बेटा 90 प्लस थीटा की। पहले इसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा, पहले वाला जो होता है 90 माइनस थीटा। जब सभी रेशियोज के साथ जब 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा पहला, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका साइन थीटा। उसी के बाद में थर्ड होता है टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है अगला, कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा, है ना। तो इस तरीके से जब भी हम 90 माइनस थीटा की टर्म में आगे बढ़ते हैं तो हमारे कोई भी रेशियो चेंज नहीं होते। हमने क्लासेस में भी इसको बताया था, चीज़ें हमने करवाई भी थी ना, क्लास में भी हमने ये सारी चीज़ें करवाई थी कि अगर मान लो 90 माइनस थीटा के टर्म पे सारी चीज़ें दी हुई है चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सारे जैसे ही 90 माइनस थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा में ये कॉस थीटा हो जाता है, ये साइन थीटा हो जाता है, ये कॉट थीटा हो जाता है, 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाता है, सेक 90 माइनस थीटा सेक कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका सेक थीटा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी 1/1 यहाँ से बनती है जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं 90 माइनस थीटा की। इसी प्रकार अगर जब 90 प्लस थीटा में हम लोग जाते हैं तो इस वाले क्वाड्रेंट की बात करेंगे, है ना। 90 के बाद जो थीटा में प्लस होगा तो इस वाले क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि अगर 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा होने के लिए क्या कंडीशन है ना, 90 प्लस थीटा के लिए क्या कंडीशन बन रही है। फिर यहाँ वापस से सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा हमको, साइन 90 प्लस थीटा बराबर आपको होता है क्या,
कॉस थीटा ये होता है, बस आपको डायरेक्टली याद रखना कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो मतलब जो साइन और कॉसेक है वो सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, कि जो साइन का जो आएगा वैल्यू वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वो तो कॉसेक का जो आएगा वो तो कॉस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा माइनस ये होता है माइनस साइन थीटा। इसके बाद में टेन 90 माइनस थीटा होता है, एक होता है टेन 90 माइनस, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, लेकिन क्या में माइनस में। फिर इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है माइनस टेन थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ से जो छठवें नंबर पे आता है कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक से पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जितने भी चीजें होती है वो सारी नेगेटिव होती हैं। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, है ना, कि क्या क्या साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारी टर्म्स क्या है नेगेटिव रहते हैं। तो 90 प्लस थीटा का यहाँ पर ये रिलेशन बनता है। इसी के बाद में फिर 180 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है ना, तो 270। तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली चीजें बता देता हूँ। जब आप 180 प्लस थीटा रहते हैं 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा में जो आपका 180 माइनस थीटा में जो भी आपके रेशियोज हैं वो चेंज नहीं होते। 180 माइनस थीटा में पहली चीज क्या आपकी पूरे रेशियो चेंज नहीं होते, और इसमें भी जो है साइन और साइन और कॉसेक चेंज नहीं होते, साइन और कॉसेक चेंज नहीं होते। और जो आपके रेशियो है जैसे साइन 180 माइनस थीटा आप लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा केवल साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें 180 में कभी भी आपके रेशियो चेंज नहीं होते, 90 में होते। साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, जो इनका जो आएगा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। फिर यहीं पे मैं आपको डायरेक्ट और बता देता हूँ कि जब आप 180 प्लस थीटा की बात करते हैं, 180 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो 180 प्लस थीटा में इसमें भी आपके रेशियो चेंज नहीं होते, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो टेन इसमें जो टेन और कॉट होता है बेटा, टेन और कॉट का जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट का जो है रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी इसमें भी जो रेशियो क्या होते हैं साइन 180 प्लस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा में आ जाएगा, है ना, लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अब इसमें टेन और कॉट की बात आ गई। 180 प्लस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है। फिर वन बाय वन आपको सारे रेशियोज इसमें पता होनी चाहिए, तो इनको भी आप लोग को देख लेना है। तो आपको ये पूरा 360 तक देखना है, बाकी अगर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 90 माइनस थीटा तक रहता है तो यहाँ तक आपकी सारी चीजें आप लोगों को देख लेना। तो यहाँ तक आपको जो त्रिकोणमिति है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति अनुपात, ये पहला चैप्टर यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसमें अभी एक चैप्टर रोज और बच गया है जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको कल कर लेंगे, ठीक है, इसको कल कर लेंगे। तो हमारे आज के चैप्टर्स क्या क्या हो गए, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और एक त्रिकोणमिति हो गए। अब कल हम लोग त्रिकोणमिति दो, त्रिकोणमिति में एक चैप्टर और है जो त्रिकोणमिति अनुपात में आता है, त्रिकोणमिति दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे और लघुगणक पढ़ लेंगे और सांख्यिकी, क्योंकि अब आज थोड़ा सा हेवी भी हो रहा है तो आज रहने देते हैं, कल इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास में होना था, लेकिन हमने बोला था कि एक क्लास में करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और बढ़ा लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। तो आज आप इतना कवर कर लीजिए, कल हम लोग और आगे इसकी चीजें कर लेंगे, है ना, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अब थोड़ा सा मेरे को भी हेक्टिक हो रहा है, इस वजह से मैं आज क्लास छोड़ रहा हूँ, बाकी कल मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। दो तीन चैप्टर बचे हैं उसके कंसेप्ट हम लोग कल कर लेंगे। थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।